स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 17 सितंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं। इस यात्रा के दौरान वे सबसे पहले मसूरी गए हैं और फिर जहानाबाद होते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा पहुंचे। इस यात्रा का समापन वैशाली जिले में होगा। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी को हटाने के लिए, किसान और फिर मजदूर के सम्मान के लिए, माँ बहनों की सुरक्षा के लिए आज बिहार में कारखाने और फिर उद्योग लगे। इस संकल्प के साथ हम इस यात्रा के लिए निकले हैं। वहीं पर तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के घुसपैठिए वाले बयान पर कहा है कि प्रधानमंत्री इससे ज्यादा और क्या बोल भी सकते हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में उनके गठबंधन की सरकार है और फिर केंद्र में उनकी सरकार है। ऐसे में इस बात का वही जवाब देंगे कि कब और फिर कौन घुसपैठिया देश में घुसा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आपको किसने रोका है घुसपैठियों को बाहर निकालने से? आप प्रधानमंत्री होते हुए कर क्या रहे हैं? केवल चुनाव में भाषण देने से नहीं होगा। जब उनका मकसद घुसपैठियों की बात कह करके असल मुद्दों से भटकाना है। दोस्तों बिहार के स्टूडेंट यानी कि बिहार के छात्रों को अब बिना ब्याज के बिहार सरकार की तरफ से आप लोन ले सकते हैं। यह बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मिलने वाले शिक्षा ऋण पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। ये योजना उन छात्रों के लिए है जो 12वीं पास कर चुके हैं और फिर आगे पढ़ाई करना चाहते हैं। अभी तक की इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के छात्रों को 4% और लड़कियों, दिव्यांगों और फिर ट्रांसजेंडर छात्रों को केवल 1% ब्याज पर ऋण मिलता था। लेकिन अब सभी छात्रों को ये ऋण पूरी तरीके से ब्याज मुक्त मिलेगा। इस फैसले से लाखों छात्रों, खास करके उन परिवारों को सीधा लाभ होगा जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल साइट एक्स पर बताया है कि इस योजना के तहत छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 4 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। साथ ही साथ ऋण चुकाने की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पहले 2 लाख रुपए तक का ऋण 5 साल में चुकाना होता था, लेकिन अब इसे 7 साल में चुकाया जा सकेगा। वहीं पर 2 लाख से ज्यादा के लोन पहले 7 साल में चुकाने होते थे, जिसे अब बढ़ा करके 10 साल कर दिया गया है। वहीं पर सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पढ़ाई का मौका देना है। नीतीश कुमार ने कहा है कि शिक्षा में निवेश से ज्यादा और देश दोनों का भविष्य उज्जवल होगा। यह चुनावी साल में लिया गया यह फैसला छात्रों और फिर अभिभावकों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। दोस्तों बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने अपने 81वें जन्मदिन के मौके पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि अगर उनकी पार्टी को एनडीए गठबंधन में 15 से 20 सीटें नहीं मिलती है तो फिर उनकी पार्टी 100 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। जीतन राम मांझी का ये बयान न सिर्फ एनडीए के भीतर दबाव की राजनीति को दर्शाता है, बल्कि आगामी चुनावी समीकरणों पर भी इसका असर पड़ सकता है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि एनडीए ने उन्हें हमेशा सम्मान दिया है, लेकिन अब उनकी पार्टी को राजनीतिक मान्यता बनाए रखने की चुनौती है। उन्होंने कहा है कि पार्टी को मजबूती देने और फिर कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए पर्याप्त सीटों की जरूरत है। अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो फिर वे मजबूरी में गठबंधन से अलग होकर के मैदान में उतरेंगे। जीतन राम मांझी ने दावा किया है कि उनकी पार्टी ने संगठन स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। विभिन्न जिलों में कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है और फिर उम्मीदवारों की तलाश भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के पास जनाधार है और फिर अकेले चुनाव लड़कर के वे अपनी ताकत साबित कर सकते हैं। वहीं पर विशेषज्ञों का मानना है कि मांझी भले ही बड़ी संख्या में सीटें न जीत पाए, लेकिन उनका जनाधार कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय बना सकता है। खास करके मगध क्षेत्र में उनका प्रभाव है। यदि हम पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो फिर इसका नुकसान एनडीए को हो सकता है और फिर विपक्षी दलों को अप्रत्यक्ष फायदा मिल सकता है। दोस्तों बिहार में मुस्लिम आबादी 17 से 18% है, जो बिहार की कुल जनसंख्या में एक बड़ा हिस्सा बनाता है। इसके बावजूद भी मौजूदा विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व यानी कि मुस्लिम प्रतिनिधित्व मात्र 19 सीटों तक सीमित है। यह आंकड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था में मौजूद असमानता की ओर इशारा करता है और फिर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। अब सवाल है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक समीकरणों का परिणाम है या सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन और फिर संगठनात्मक कमजोरी की वजह से मुसलमानों की आवाज विधानसभा तक
तक नहीं पहुंच पा रही है। दरअसल बिहार की राजनीति पर जाति और फिर समुदाय आधारित समीकरणों का गहरा प्रभाव, जब मुसलमान समाज में, मुस्लिम समाज में भी कई जातीय वर्ग मौजूद है, जिसे पसमानंदा, शेख, कुरैशी, सिद्दीकी आदि राजनीतिक दल इन वर्गों को समझते हुए उन्हें अलग अलग वोट बैंक की तरह देखते हैं, लेकिन एक समग्र राजनीतिक आवाज के तौर पर उन्हें जगह नहीं देते हैं। कई बार मुस्लिम वोटों का बिखराव होता है, जिससे उनका प्रभाव सीटों तक नहीं पहुंच पाता। इसका परिणाम यह है कि जातिगत समीकरणों के चलते उनकी संख्या और फिर समाज में प्रभाव होते हुए भी प्रतिनिधित्व सीमित रह जाता है। वहीं पर राजनीतिक दल टिकट वितरण में वोट बैंक की गणना को प्राथमिकता देते हैं। एनडीए महागठबंधन या फिर अन्य दल अपने परंपरागत समीकरणों के आधार पर ऐसे उम्मीदवारों को आगे बढ़ाते हैं जिनकी जातीय पहचान उन्हें निश्चित जीत दिला सकती है। ऐसे में मुसलमान उम्मीदवारों को सीमित सीटें दी जाती है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कई दल मुस्लिम समाज को प्रतीकात्मक रूप से शामिल करते हैं, लेकिन उन्हें नीति निर्माण और फिर नेतृत्व में पर्याप्त स्थान नहीं मिलता है। वहीं पर मुसलमान समाज का एक बड़ा हिस्सा आर्थिक और फिर शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है। गरीब और फिर कम पढ़े लिखे वर्गों की राजनीतिक भागीदारी सीमित हो जाती है। सरकारी योजनाओं का लाभ भी इन तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे उनकी राजनीतिक ताकत को बढ़ाने में बाधा बनते हैं। इसके चलते उनकी सामाजिक स्थिति का असर विधानसभा में कम भागीदारी के रूप में दिखता है। वहीं पर मुसलमानों की राजनीतिक संगठन क्षमता सीमित है। व्यापक नेतृत्व का अभाव, संसाधनों की कमी और राजनीतिक दलों की प्राथमिकताओं में हाशिए पर रह जाना उन्हें निर्णय प्रक्रिया से दूर कर देता है। कई बार मुसलमान केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होते हैं, जबकि उनकी जमीनी समस्याएं उठाने वाला कोई अस्थायी मंच नहीं बन पाता। दोस्तों, बिहार अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र में भी गए, जहां वहां के लोगों ने तेजस्वी यादव का जोरदार स्वागत किया। जहानाबाद, इस्लामपुर, हिलसा और फिर भतुआ में तेजस्वी यादव की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब नजर आए। जब पूरा इलाका तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। जेसीबी और फिर घरों की छत पर चढ़ करके लोग फूलों की वर्षा करते दिखे। राजद कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला, जिसे देख करके तेजस्वी यादव गदगद हो गए। दरअसल महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान अब राजद की बिहार अधिकार यात्रा निकाली गई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद नेता और फिर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हैं। तेजस्वी यादव आज से 5 दिनों की यात्रा पर रहेंगे। तेजस्वी यादव कल से ही यात्रा पर निकले हैं, कल से 5 दिनों की यात्रा पर रहेंगे। 16 सितंबर से 20 सितंबर तक चलने वाले इस यात्रा का नाम राजद ने बिहार अधिकार यात्रा दिया है। वहीं पर तेजस्वी यादव ने नालंदा में ऐलान करते हुए कहा कि हम जब उप मुख्यमंत्री थे तो फिर 5 लाख से ज्यादा नौकरी देने का काम किए हैं। तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते थे कि पैसा कहां से लाएगा। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि हिलसा की धरती से हम ये ऐलान करते हैं कि जो हम कहे हैं उसे पूरा जरूर करेंगे। मेरी उम्र भले ही कच्ची हो पर जुबान पक्की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम काम करते हैं, छापा मारते हैं और नीतीश के मंत्री घूस लेते हैं। दोस्तों, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी बिहार दौरे पर आ रही है। करीब 1 महीने के भीतर उनका बिहार का दूसरा दौरा होगा। 26 सितंबर को पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां पर बीते 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी जनसभा की थी। बिहार को 40,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया। अब पीएम मोदी के दौरे के महज 2 हफ्ते के भीतर उसी पूर्णिया में प्रियंका गांधी जनसभा करेगी, जिसकी तैयारी बिहार प्रदेश कांग्रेस ने शुरू कर दी है। जब पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव के घर में प्रियंका गांधी की रैली है। इस जनसभा की तैयारी में वे भी जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि 15 सितंबर को जब प्रधानमंत्री मोदी पूर्णिया दौरे पर आए थे, तब पप्पू यादव ने भी पीएम मोदी के साथ मंच शेयर किया था। इस बीच उनकी और फिर प्रधानमंत्री की कुछ सेकंड की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है। वहीं पर प्रियंका गांधी जब पिछले महीने वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुई थी, तो फिर उन्होंने राहुल गांधी के साथ बाइक पर रोड शो निकाला था, जिसमें राहुल गांधी के पीछे प्रियंका गांधी बैठी हुई थी। जब वहीं पर उनके पीछे बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम और फिर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी साथ साथ बाइक पर निकले थे। इस दौरान प्रियंका गांधी ने बिहार की एनडीए सरकार पर जमकर के हमला बोला था। दोस्तों, स्वच्छता ही सेवा राष्ट्रव्यापी अभियान 17 सितंबर यानी कि आज से शुरू होगा। दिनांक 2 अक्टूबर 2025 तक चलने वाले इस स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छता के लिए विशेष अभियान का संचालन किया जाएगा। इस दौरान छोटे बड़े वर्षों पुराने कचरे के ढेरों को साफ करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। इस वर्ष स्वच्छता ही सेवा का थीम स्वच्छतोत्सव है। नवरात्र सहित अन्य त्योहारों के दौरान पूजा पंडालों को प्लास्टिक कचरा मुक्त, स्वच्छ एवं इको फ्रेंडली बनाने पर विशेष
बल दिया जाएगा। वहीं पर 15 दिनों तक चलने वाले स्वच्छोत्सव के 5 अवयव निर्धारण किए गए हैं। जो नंबर 1 है, गंदगी की ढेरों को चिन्हित करके वहां सफाई अभियान चलाया जाएगा और सभी गंदे जगहों को कचरा मुक्त बनाया जाएगा। नंबर 2 है, स्वच्छोत्सव के दौरान दिनांक 25 सितंबर 2025 को राष्ट्रव्यापी 1 दिन 1 घंटा एक साथ श्रमदान आयोजित होगा। इसके दौरान सभी लोग अपने सुविधा अनुसार अपने ग्राम पंचायत या फिर निकटवर्ती शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में चयनित स्थल पर आयोजित श्रमदान कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस श्रमदान कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों जैसे कि सरकारी एवं निजी कार्यालयों, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों, पंचायत भवनों, धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों, हाट बाजार तथा जल स्रोत या फिर ग्राम पंचायत या फिर नगर निकाय द्वारा चुने गए स्थलों की सफाई की जाएगी। वहीं पर तीसरा नंबर पर है, इस दौरान सार्वजनिक स्थलों की सफाई का अभियान चलाया जाएगा और तथा सफाई कर्मियों के लिए सुरक्षा शिविर लगा करके उनकी स्वास्थ्य जांच, बीमा एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। चौथा नंबर पर है, नवरात्र एवं अन्य पर्वों के दौरान उत्सव का आयोजन कराने वाली पूजा समितियों को स्वच्छ और फिर हरित त्योहार मनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। दोस्तों, किशनगंज में डाक पार्सल गाड़ी से 328 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। यह बिहार में शराबबंदी कानून के बावजूद भी तस्कर आए दिन नए नए तरीके से शराब की तस्करी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में किशनगंज पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक डाक पार्सल गाड़ी से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। ये कार्रवाई जिले के गलगलिया थाना क्षेत्र में विशेष सूचना के आधार पर की गई है। जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक डाक पार्सल वाहन के माध्यम से शराब की एक बड़ी खेप ले जाई जा रही है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान जब एक संदिग्ध डाक पार्सल गाड़ी को रोका गया और उसकी गहन तलाशी ली गई तो फिर पुलिसकर्मी भी दंग रह गए। गाड़ी के अंदर पार्सल के डिब्बे में छिपा करके रखी गई 328 लीटर अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद की गई। पुलिस ने मौके से ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसकी पहचान मुजफ्फरपुर निवासी लड्डू कुमार के रूप में हुई है। दोस्तों, बिहार के विकास के लिए पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार दोनों ही प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने यह बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी ने सीमांचल क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। जब पीएम मोदी ने बिहार के पूर्णिया में लगभग 36,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें पूर्णिया हवाई अड्डे पर एक नया टर्मिनल भवन और राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना शामिल है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने पत्रकारों से कहा कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार दोनों बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। एक अन्य कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने सीमांचल क्षेत्र में पीएम मोदी के कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज बहुत ही शुभ दिन है। सीमांचल के लिए उन्होंने जो काम किया है उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। जब पीएम मोदी ने पूर्णिया में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। इस परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 36,000 करोड़ रुपए है, जो कि परसों ही पीएम मोदी पूर्णिया आए थे। दोस्तों, बिहार आने वाली ट्रेनों में नो रूम की मार चल रही है। जी हाँ, दरअसल बात है कि दीपावली और छठ पूजा में बिहार आने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में अब वेटिंग टिकट भी नहीं मिल पा रहा है। डाउन विक्रमशिला एक्सप्रेस, अंग एक्सप्रेस, दादर एक्सप्रेस, गरीब नवाथ समेत कई ट्रेनों में नो रूम की स्थिति बन गया है। जिनके परिजन दूर दराज से आते थे वे सहमे हैं। ऐसे में पूजा के मौके पर चलने वाली स्पेशल ट्रेन का ही आसरा है। हालांकि सरकार की ओर से कई जगहों के लिए पूजा के मौके पर बस चलाने की भी घोषणा की गई है। जाहिर है इससे भी लोग लाभान्वित होंगे। वहीं पर दिल्ली से बिहार आने वाली ट्रेनों में दिवाली के दिन भी नो रूम की स्थिति है। 60 दिन की बुकिंग प्रणाली के बावजूद कंफर्म टिकट पाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। रेलवे सूत्रों के अनुसार सुबह 8 बजे जैसे ही IRCTC की वेबसाइट खुलती है तो 2 मिनट के अंदर ही सीटें फुल हो जा रही है और कुछ ही मिनटों में नो रूम की स्थिति बन जा रही है। इसका सीधा असर उन लाखों यात्रियों पर पड़ रहा है जो दीपावली और फिर छठ पूजा के लिए अपने घर लौटना चाहते हैं। वहीं पर बिहार की सरकार ने दुर्गा पूजा, दीपावली और फिर छठ पूजा में अपने घर लौटने वाले बिहार के लोगों के लिए अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू की है। दीपावली और फिर छठ के समय ट्रेन नहीं मिलने बस भी सहारा बनेगा। यह दिल्ली सहित कई राज्यों के लिए ये बस सेवा शुरू की गई है। हालांकि भागलपुर से सीधा बस सेवा की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पूर्णिया से बस चलेगी। इसका लाभ भागलपुर के लोग भी उठा पाएंगे।
दोस्तों, विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने दावा किया है कि महागठबंधन में सीटों को लेकर के कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा है कि वीआईपी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मुकेश सहनी ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि महागठबंधन में सीट को लेकर के कोई विवाद नहीं है। महागठबंधन इस बार सरकार बनाएगा और फिर आने वाले दिनों में गरीब पिछड़ों के साथ हो रहे अत्याचार और अन्याय को समाप्त करके उन्हें न्याय देने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सभी दलों की इच्छा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन 243 सीटों में ही हिस्सेदारी होनी है। इन सबको पता है। महागठबंधन में शामिल दलों के लिए सीट मायने नहीं, बल्कि सभी का लक्ष्य सरकार बनाना है। उन्होंने कहा है कि हम लोग 365 दिन काम करने वाले लोग हैं और जनता के सुख दुख में शामिल होते रहे हैं। मुजफ्फरपुर तो हमारा घर आंगन रहा है। मुजफ्फरपुर में जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपनी बिहार बदलाव यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सांसद संजय जायसवाल पर करारा प्रहार किया है। सकरा विधानसभा क्षेत्र स्थित श्री बलिराम हाई स्कूल मैदान में आयोजित बिहार बदलाव जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और बिहार की राजनीति, बेरोजगारी और फिर केंद्र राज्य सरकारों की नीतियों पर सवालों की बौछार कर दी। पूर्णिया दौरे का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में चुनाव होते ही मोदी जी जरूर आएंगे, देश दुनिया की बातें करेंगे, राहुल गांधी को कोसेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि बिहार में उद्योग कब लगेंगे। मुजफ्फरपुर के नौजवानों को सूरत जाकर के मजदूरी क्यों करनी पड़ती है, इसका जवाब कौन देगा। उन्होंने सवाल उठाया है कि प्रधानमंत्री की रैलियों में बड़े वादे किए जाते हैं, पर राज्य के युवाओं के लिए रोजगार और औद्योगिक निवेश को लेकर के कोई ठोस रोड मैप नहीं दिया जाता है। वहीं पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि वोट लेने के लिए जिन युवाओं पर लाठी चलवाते हैं उन्हीं को लोन देने की बात करते हैं। एक और लोन का वादा, दूसरी ओर पेपर लीक। ये सरकार नौकरी बेचने वाली, पेपर लीक कराने वाली और फिर युवाओं पर लाठी चलाने वाली है। पर बिहार के लोगों को अब नीतीश कुमार का पैसा नहीं चाहिए, उन्हें उनकी कुर्सी खाली चाहिए। उन्होंने कहा है कि बार बार होने वाले पेपर लीक ने युवाओं का भरोसा तोड़ा है और राज्य में नौकरी की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं पर भाजपा सांसद संजय जायसवाल द्वारा जेल भेजने की धमकी पर प्रशांत किशोर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। संजय जायसवाल को देश में कोई नहीं जानता था, ये कहना है प्रशांत किशोर का। उन्होंने कहा है कि मेरा नाम लेकर के वे खबरों में बने हुए हैं, 4 दिन में खुद फरफरा करके गिर जाएंगे। उनकी सरकार है, दिल्ली और पटना दोनों जगह। हिम्मत है तो फिर मुझे जेल में डलवा करके दिखाएं। जब प्रशांत किशोर ने कहा है कि जनसुराज अभियान को डराने या फिर दबाने की कोई भी कोशिश सफल नहीं होगी। वहीं पर प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि जनसुराज का मकसद केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि शासन व्यवस्था में पारदर्शिता लाना है। उन्होंने कहा है कि अगले चरण में उनकी टीम गांव-गांव जाकर के स्थानीय समस्याओं का दस्तावेजीकरण करेगी और जनता का एजेंडा तैयार करके जनता के सामने रखेगी। वहीं पर लोकसभा चुनाव 2025 के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी की तेज है। प्रशांत किशोर के तीखे बयान को विपक्ष के लिए सरकार विरोधी माहौल बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। जब प्रधानमंत्री मोदी और फिर सीएम नीतीश कुमार दोनों पर सीधा हमला करके उन्होंने खुद को बड़े राजनीतिक मुकाबले का हिस्सा दिखाया है। दोस्तों, मनीष कश्यप ने प्रशांत किशोर की सभा में कुर्सी क्यों फेंकी, नाराजगी क्यों दिखाई, इसकी चर्चा उन्होंने खुद की है। दरअसल कुछ दिन पहले मनीष कश्यप के वायरल वीडियो में उनके गुस्से और गाली देने से जुड़े हुए सवाल पर मनीष कश्यप ने कहा कि मैंने गाली नहीं दी, लेकिन आपको गाली सुनाई दी। जब उस वीडियो को आप जाकर के देखिए, लेकिन आज जिस मुजफ्फरपुर में बैठे हैं उसके इतिहास के बारे में शायद आपको नहीं पता है। एक समय बोला जाता था कि बिहार की दूसरी राजधानी मुजफ्फरपुर बन सकती है। आज यहाँ पर स्मार्ट सिटी के नाम पर जबरदस्ती धांधली है। नाला का कीचड़ निकाल करके सड़क पर छोड़ दिया जा रहा है। आज आप देख सकते हैं कि मुजफ्फरपुर की स्थिति कैसी हो गई है। वहीं पर घटना को लेकर के अपनी सफाई देते हुए मनीष कश्यप ने कहा है कि लेकिन सभा में मनीष कश्यप ने कुर्सी फेंक दिया, वे ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। लेकिन बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, लोग बाढ़ में डूब रहा है। तब हुआ ये था कि किसी ने मेरे भाई को कुछ बोल दिया था, कुछ लोगों के साथ कुछ बातें हो गई थी। जब मैंने देखा तो फिर वहाँ से तेज़ी से निकला। जब फिर मैं वहाँ पर गया और फिर पूरे मामले का समाधान किया। लेकिन ये प्रशांत किशोर की जनसभा से 8 घंटे पहले की घटना है। नाराज़गी पर उन्होंने कहा है कि सभा में कुछ भी नहीं हुआ, पार्टी में सब ठीक है। आज ही मैं प्रशांत किशोर के साथ पटना में गया, हम लोग बिहार में अच्छा काम कर रहे हैं। वहीं पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने चनपटिया से टिकट इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप योग्य उम्मीदवार नहीं थे। मनीष कश्यप ने कहा है कि मेरे पास मनोज तिवारी का मैसेज है, संजय जायसवाल की सारी बातें हैं, वे लोग लड़ाना चाहते हैं। लेकिन समस्या ये हुई कि जब मैं पीएमसीएच में गया और फिर बीजेपी के कार्यकर्ता की बच्चे का इलाज वहाँ पर नहीं करा पाया। वहीं पर बीजेपी में आए बदलाव पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी में अगर आपको जाना है तो आप ठेकेदार बन जाइए, बाहुबली बन जाइए, रंगदार बन जाइए या फिर पैसे वाला बन जाइए, फिर बीजेपी में जाइए।
दोस्तों तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है जब एक गुड़िया देवी नामक एक महिला ने 200 रुपए ठगने का आरोप लगाया है। दरअसल बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ दरभंगा के सिंघवाड़ा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, आरजेडी सांसद संजय यादव समेत महागठबंधन के 4 नेताओं के खिलाफ दरभंगा के सिंघवाड़ा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। गुड़िया देवी नाम की एक महिला ने एफआईआर दर्ज कराई है। महिला पर माई बहन मान योजना का फॉर्म भरने के नाम पर 200 रुपए की ठगी करने का आरोप है। जब गुड़िया देवी नाम की एक महिला ने इन सभी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। थाना प्रभारी ने इसकी पुष्टि की है। तो गुड़िया देवी नाम की एक महिला ने 2500 रुपए की दिलाने के नाम पर फॉर्म पर हस्ताक्षर लेने और आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और फिर 200 रुपए ठगने का आरोप लगाया। पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल बात है कि बिहार में कई जगहों पर महागठबंधन की माई बहन मान योजना का फॉर्म भरने के नाम पर 200 रुपये वसूले जा रहे हैं। जो कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आपको बता दूं कि माई बहन मान योजना बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक सहायता के लिए प्रस्तावित एक कल्याणकारी योजना है। इस योजना की घोषणा मुख्य रूप से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले की है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करके और फिर सामाजिक भागीदारी बढ़ा करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। दोस्तों बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। सुधाकर सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के इतिहास के सबसे नाकारा प्रधानमंत्री है जिनकी विश्वसनीयता जमीन में दफन हो चुकी है। उन्होंने पीएम की तुलना अंग्रेजों के जमाने के जेलर से करते हुए कहा कि आधी आबादी एक तरफ खड़ी है और आधी आबादी दूसरी तरफ, जबकि मोदी अकेले खड़े दिखाई देते हैं। सुधाकर सिंह ने कहा है कि पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान और फिर चीन का बायकॉट करने की अपील की थी। यह है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेला जा रहा है और चीनी राष्ट्रपति के साथ औपचारिक डिनर किया जा रहा है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री की दोहरी नीति और फिर खोखली राजनीति बताया है। बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि जिस डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता में लाने के लिए आरएसएस और बीजेपी के लोग मंदिरों में हवन पूजा कर रहे थे, वही आज भारत को आईना दिखा रहे हैं। उन्होंने मोदी को झूठ बोलने की मशीन करार दिया है और कहा है कि उनके पास विकास की कोई ठोस दृष्टि नहीं है। वे सिर्फ प्रदेश में भाषण देकर के जाते हैं, लेकिन विकास का फायदा गुजरात में दिखाई देता है। दोस्तों पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है उनमें कैमूर, जमुई, भागलपुर, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, सीवान, सीतामढ़ी, रोहतास, गया और बेगूसराय का नाम शामिल है। यहाँ पर ठंड का गिरने की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बारिश के दौरान इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। इसके अलावा बिजली गिरने और वज्रपात का भी खतरा बना हुआ है। वहीं पर उत्तर बिहार के सभी जिलों में बादलों के बने रहने और मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं पर पटना में मौसम की बात करें तो फिर मंगलवार को राजधानी के सभी हिस्सों में बारिश हुई। इसके साथ ही पूरे दिन इसी तरह मौसम बना रहा। जब बारिश के कारण पटना के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पिछले कुछ दिनों से पड़ रही उमस वाली गर्मी से लोगों को छुटकारा मिला। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के माने तो अगले 3 दिनों तक यानी कि शुक्रवार तक बिहार के किशनगंज, अररिया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, वैशाली, सारण, समस्तीपुर और खगड़िया जिलों में भारी बारिश होगी। वहीं पर बिहार के अधिकांश उत्तरी जिलों और दक्षिण जिलों के 1 या फिर 2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ भारी बारिश की प्रबल संभावना है। ऐसे मौसम में लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। दोस्तों बिहार के सहरसा जिले को नई सौगात मिलने वाली है। जिले के नया बस स्टैंड बनाने का निर्णय किया गया है, जिससे लोगों को जाम की समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी। इस बस स्टैंड का निर्माण जिले के पतुहा में NH 107 के पास किया जाएगा। डीएम दीपेश कुमार ने इस मामले में खास पहल की है और इसके लिए 12 एकड़ सरकारी जमीन चिन्हित की गई है। जानकारी के मुताबिक चिन्हित की गई जमीन पेट्रोल पंप के पास स्थित है। इसे लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई है। साथ ही संभावना जताई जा रही है कि 17 सितंबर को नए बस स्टैंड के निर्माण को लेकर के शिलान्यास किया जाएगा। जिले में बनने वाला नया बस स्टैंड यहाँ के लोगों के लिए बेहद खास माना जा रहा है। दोस्तों बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही है और फिर इसी बीच महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर के जारी अटकलों पर अब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने साफ कहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा जनता तय करती है। महागठबंधन में इसको लेकर के किसी तरीके का भ्रम नहीं है। तेजस्वी यादव ने न्यूज एजेंसी NI से बातचीत में कहा है कि हमारे गठबंधन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। जनता बदलाव चाहती है और फिर बिहार की मालिक जनता है, वही मुख्यमंत्री बनाती है। समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि लोग मौजूदा सरकार से नाराज हैं
और बदलाव का मूड बना चुके हैं। आपको बता दूं कि महागठबंधन के प्रमुख घटक दलों में शामिल वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी पहले ही कह चुके हैं कि चुनाव के बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और वे खुद उप मुख्यमंत्री। वहीं आरजेडी के कार्यकर्ता लंबे समय से तेजस्वी यादव को सीएम फेस बता करके प्रचार कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस अब तक तेजस्वी के नाम पर आधिकारिक मोहर लगाने से बच रही है। इस बीच तेजस्वी यादव मंगलवार से अपनी बिहार अधिकारी यात्रा की शुरुआत कर दी है। इस यात्रा का पहला पड़ाव जहानाबाद हुआ है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जानकारी दी है कि इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के बजाय सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में राजद और फिर कांग्रेस के बीच किसी भी प्रकार के गठबंधन की संभावना नहीं है। गिरिराज सिंह ने एक समाचार एजेंसी से बातचीत में बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन बिहार में कई वर्षों से मनाया जा रहा है। हम इसे बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं और इस अवसर पर किसी भी प्रकार की लापरवाही को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस बार प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा है कि इस विशेष अवसर पर हम गरीबों की सेवा करेंगे। एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण किया जाएगा। इसके साथ ही ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन भी किया जाएगा। स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा और हम भगवान से प्रार्थना भी करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि अब राहुल गांधी घर में बैठ करके गाना गाएंगे या फिर सड़क पर घूमते हुए कहेंगे कि दिल के अरमा आंसू में बह गए। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा है कि तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन राहुल गांधी ने एक बार भी तेजस्वी का नाम लेना जरूरी नहीं समझा। आज तेजस्वी यादव की स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। मैं कहता हूं कि इन दोनों नेताओं की प्रासंगिकता घटती जा रही है। वहीं पर उन्होंने कहा है कि बिहार में 1971 से घुसपैठियों को शरण दी जा रही है, जिसे अब किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। घुसपैठियों की पहचान होनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। वहीं पर गिरिराज सिंह ने बंगाल फाइल का जिक्र करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत खराब है। वहाँ हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं। ममता बनर्जी के शासन में हिंदुओं का जीना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो फिर किसी भी बांग्लादेशी नागरिक को बख्शा नहीं जाएगा। सभी को चिन्हित करके देश की सीमा से बाहर कर दिया जाएगा। भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। पार्टी ने बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के लिए एक सेवा रथ वाहन रवाना किए। इन वाहनों में बड़ी स्क्रीन लगी हुई है जिन पर प्रधानमंत्री मोदी के शुरुआती जीवन पर आधारित लघु फिल्म यानी कि छोटी फिल्में चलो जीते ही दिखाई जाएगी। भाजपा का लक्ष्य इस फिल्म के माध्यम से जनता को संदेश देना है। आपको बता दूं कि बिहार में भाजपा जदयू गठबंधन, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, अक्टूबर नवंबर में होने वाले चुनाव में अपनी सत्ता बरकरार रखने की उम्मीद कर रहे हैं। बिहार भाजपा के आधिकारिक एक्स हैंडल ने पटना के गांधी मैदान से इन सेवा रथों को हरी झंडी दिखाने की जानकारी शेयर की है। यह अभियान प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। भाजपा के हैंडल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि आने वाले दिनों में ये रथ बिहार के हर गाँव, हर गली और फिर हर मोहल्ले में जाएंगे, जिससे जनता को यह एहसास होगा कि राजनीति का सच्चा उद्देश्य सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि समाज की सेवा करना और फिर अंतिम व्यक्ति तक बदलाव लाना है। पोस्टर में आगे कहा गया है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायक बचपन और फिर संघर्षों पर आधारित फिल्म चलो जीते हैं भी बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्र में दिखाई जाएगी। ये फिल्म हर नागरिक को ये दिखाई जाएगी कि जो व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करते हुए भी सेवा, संघर्ष और संकल्प का मार्ग चुनता है, वही समाज का सच्चा सेवक होता है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूर्णिया रैली में नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगा दिए। दरअसल बिहार भाजपा में जब सुशील मोदी का दबदबा था, तब से गठबंधन में रहने या ना रहने के हिसाब से गिरिराज सिंह खुल करके या फिर घुमा करके बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते रहे हैं। 2013 में जब मोदी की पीएम की दावेदारी तय हुई थी, उससे पहले ही गिरिराज सिंह बिहार में उनके मुखर समर्थक बन चुके थे। नीतीश सरकार में भी मंत्री रहे गिरिराज सिंह ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले ही नीतीश की तुलना देहाती औरत से कर दी थी और कहा था कि वे ईश्वरिया के कारण मोदी से झगड़ रहे हैं। वहीं पर पीएम मोदी सोमवार को पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई सेवा की शुरुआत के साथ साथ लगभग 40,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने आए थे। पीएम मोदी के आने से पहले मंच पर कई केंद्रीय मंत्री और नेताओं का भाषण चल रहा था। एयरपोर्ट उद्घाटन के बाद मोदी जब खुली जीप में नीतीश, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ सभा में पहुंचे, तब गिरिराज सिंह का भाषण चल रहा था। भाषण के दौरान मोदी की जीप पहुंचने के कारण माइक संभाल रहे गिरिराज सिंह ने बैठने से पहले नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, भारत माता की जय नारे लगाए। वहाँ पर नीतीश कुमार के साथ अपना राजनीतिक समीकरण उलझा करके रखने के लिए मशहूर गिरिराज सिंह ने पिछले 11 से 12 साल में जेडीयू के अध्यक्ष को बहुत कुछ कहा है, यानी कि नीतीश कुमार को बहुत कुछ कहा है।
दोस्तों पूर्णिया में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और पीएम मोदी के बीच मजेदार बातचीत को लेकर के अब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने जवाब दिया है और बताया है कि आखिर क्या बातें हुई थी जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ हंसी मजाक हुआ था। यह कार्यक्रम के दोनों नेताओं के बीच बातचीत और हंसी मजाक का भी जोरदार मजेदार दृश्य देखने को मिला। एक वीडियो सामने आया है जिसमें पीएम मोदी और पप्पू यादव किसी बात पर ठहाके लगाते हुए हंसते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब इस हंसी वाले वीडियो की असली वजह खुद पप्पू यादव ने बताई है, जो चर्चा का विषय बनी हुई है। वीडियो में दिख रहा है कि पीएम मोदी और पप्पू यादव किसी हल्की फुल्की बात पर ठहाके लगाते हुए हंस रहे थे। इस दौरान दोनों नेता मंच पर एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे और उनकी हंसी इतनी खुलकर की थी कि आसपास मौजूद लोग और कैमरा रिकॉर्ड कर रहे थे। वीडियो में यह स्पष्ट था कि हंसी राजनीतिक शिष्टाचार या फिर गंभीर मुद्दों की वजह से नहीं है, या बल्कि किसी मजेदार या फिर हल्की फुल्की बात पर थी। जब मीडिया से बातचीत में सांसद पप्पू यादव ने बताया है कि वीडियो में जो हंसी दिखाई दे रही थी उसका कारण पीएम मोदी की बात थी। पीएम मोदी ने कहा कि अभी भी आपको चाहिए ही पूर्णिया के लिए, पेट नहीं भरा, अभी भी चाहिए ही, मन नहीं भरा, और कितना चाहिए। इस पर दोनों नेताओं ने ठहाके लगाते हुए हंसना शुरू कर दिया। पप्पू यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि वह हंसी सिर्फ मजाक और हल्के फुल्के माहौल की वजह से हुई थी। दोनों नेता मंच पर आम बातचीत के दौरान खुल करके हंसते हुए नजर आए और यही वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो गया है।